हम पढ़ने वाले हैं डी इन्फ्लेशन। डी इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन होती है कि जिसमें जो प्राइस होते हैं ना, जो प्राइस होते हैं वो ना नीचे जो जो माइनस में चले जाते हैं, माइनस में प्राइस माइनस में चले जाते हैं। डी मतलब एडवांटेज डिस, है ना, है ना। और डिसइन्फ्लेशन एक ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्राइस पहले की सिचुएशन में कम हो जाते हैं। अब जो सबसे खतरनाक होती है वो होती है स्टैगफ्लेशन। जिसमें क्या होता है, जो जीडीपी होती है ना, जीडीपी कम हो रही होती है, इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है ना। जो अभी सुन लो इन्फ्लेशन के इफेक्ट, जो बस इसमें जो फ़ायदा होगा ना उस बंदे को फ़ायदा होगा जो कर्ज लेता है और बिजनेसमैन को, बाकी सबको इसमें नुकसान होगा। जो कर्ज ले रहा है उसको फ़ायदा होगा, है ना। और बाकी सबको नुकसान होगा। कर्ज ले रहा है और बिजनेसमैन को। और स्क्यूफ्लेशन होता है कि जिसमें केवल ना कुछ ही चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। जैसे अभी टमाटर के रेट बढ़ गए थे, इसमें ये ऐसी प्रॉब्लम होती है, इसमें केवल कुछ ही चीज़ों की महंगाई होती है। एक होता है फ्लिप्स कर एक ऐसी फ्लिप्स कर में ये दिखा रखा होता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है ना, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। जैसे वैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है। पर जो स्टैगफ्लेशन होती है ना वो इसे तोड़ देती है। स्टैगफ्लेशन इसे तोड़ देती है ना। और एक होता है री इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ना आप इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए स्टेप उठाते हो, आप डी इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए स्टेप उठाते हो। एक होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होती है, ये इन्फ्लेशन आती है आपकी जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मॉनेटरी इन्फ्लेशन, जिसमें आप पैसा प्रिंट करते हो। अब पढ़ने वाले हैं इन्फ्लेशन को नापने के लिए हम जो जो इंडेक्स होते हैं। पहला है हमारा WPI, वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स, है ना। इसके अंदर ना सर्विस, पहली बात तो सर्विस ये केवल होलसेल रेट पे होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके अंदर सर्विस की नोट हम कवर नहीं करते। इसका बेस ईयर 11-12 है। इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वो DPIIT, डोमेस्टिक प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये निकालती है ना। ये जो निकालती है ना, ये जो निकालती है ये एवरेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो हमारी बास्केट होती है ना, जिसमें हमने सारी कमोडिटी को डाल रखा होता है, जो उसका एवरेज चेंज होता है ना, उसको उसके हिसाब पे अपना रेट निकालती है। इसमें सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते हैं, फिर फूड आर्टिकल होते हैं, फिर फ्यूल होते हैं। और नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से ज़्यादा इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, प्राइमरी आर्टिकल, फूड एंड फ्यूल। देन आपका हमारा हो गया CPI। CPI भी कई टाइप के होते हैं। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, जो इसका बेस रेट है वो 2016 है। CPI एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर, जो इसका बेस रेट है वो 1986 से 1987 है। और जो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर है, जो CPI रूरल लेबर है, और जो एग्रीकल्चर लेबर है, और जो रूरल लेबर है, ये सब निकालती है, ये सब तुम्हारी लेबर ब्यूरो निकालती है। CPI इंडस्ट्रियल जो वर्कर है, इसका जो बेस रेट है वो 2016 है। पर जो CPI रूरल लेबर और CPI एग्रीकल्चर लेबर का जो बेस रेट है वो 1987 है, 86-87। अब जो CPI अर्बन और रूरल होती है ना, लेबर के अकॉर्डिंग तो लेबर ब्यूरो निकालती है। पर जो CPI अर्बन और वो निकालती है तुम्हारा NSO। और NSO जो इसका बेस रेट है वो 2011 में है। और इन दोनों को कंबाइन करके हमारी रियल इन्फ्लेशन पता लगती है, जिसको RBI मॉनेटरी पॉलिसी में लेती है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है फूड एंड बेवरेज की, फिर आपकी होती है हाउस की, पर इसमें सॉरी इसमें होती है फ्यूल की। पर CPI कंबाइंड होता है, इसमें नो हाउसिंग रूरल एरिया। इसमें रूरल एरिया में जो हाउस होते हैं उसके रेट नहीं गिनते। एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन में आप सब कुछ काउंट कर लेते हो, एवरीथिंग, बोथ CPI एंड WPI। इसमें वॉलीटाइल जो गुड होते हैं ना उन्हें भी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि वॉलीटाइल गुड हो गए आपके फूड एंड फ्यूल। पर जो कोर इन्फ्लेशन होती है ना, उसमें वॉलीटाइल गुड को काउंट नहीं करते, फूड एंड फ्यूल को निकाल देते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं GST मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना। ये रिमूविंग कैस्काडिंग, ये जो कैस्काडिंग इफेक्ट होता है जिसमें टैक्स पे टैक्स लगता है, उसको रिमूव कर देता है। 101 अमेंडमेंट में आया था, है ना। अगर आपको कोई इसकी मीटिंग बुलानी है तो आपको 50%, इसका 50% मेंबर है उसका कोरम है। जो GST काउंसिल है वो एडवाइजरी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं है। और ये एक होता है तुम्हारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है कि जो बायर है, मान लो अगर बायर ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, बायर ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, सॉरी सेलर ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, तो बायर उसका जीएसटी भरता है। ये यूपीएससी ने पूछ नहीं रखता, ये पूछ सकती है। जीएसटी को चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एक होता है रिवेन्यू न्यूट्रल रेट, एक ऐसा रेट होता है जिसमें टैक्स कलेक्शन कम नहीं हुआ होता है। एक होता है जीएसटी कंपनसेशन, ये 2017 में से एक्ट आया था और 14% की ग्रोथ के हिसाब से देना था। और सॉरी, जो इसका बेस ईयर था वो 15-16 था, है ना, 5 साल तक देना था। एक होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इनपुट है। एक जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है ना, जो किसी सामान में जो उसकी जो इंटरमीडिएटरी कॉस्ट होती है, इंटरमीडिएटरी गुड होता है, उस पर तो ज़्यादा टैक्स लग रहा है, पर जो ओवरऑल सामान जो उसका एंड प्रोडक्ट बन के आ रहा है उस पर कम टैक्स लग रहा है। एक होता है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, ये जीएसटी में जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिस होती है ना उनको स्टॉप करने के लिए है, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। विंडफॉल टैक्स है ना, एक टाइम लगा सकते हो, एक बार विंडफॉल टैक्स लगा सकते हो। एक होता है लेफर कर्व, ये टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू को दिखाता है। बजट सुन लीजिए आप, 1921 में ना जो एकवर्थ कमेटी बनाई थी उसने बोला था कि रेलवे बजट और कॉमन बजट को अलग अलग कर दो। फिर 2016 में विवेक देवराय कमेटी ने बोल दिया कि अब रेलवे बजट और कॉमन बजट को एक साथ कर दो। अब बजट में भी अब हम बजट से जुड़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ट्रेडिशनल लाइन आइटम बस्टिंग, ये होता है कि इसमें ना कि लास्ट ईयर से आपका ये नहीं देखते कि करंट ईयर में आपको कितनी नीड है, कितनी नीड ज़्यादा है, कितनी नीड कम है, आपका लास्ट ईयर से इंक्रीमेंटल कर देते हैं। मतलब आपको पिछले साल 100 रुपये मिले तो इस बार आपको लमसम 115 रुपये 120 रुपये दे देंगे। एक होता है जीरो बजट, जीरो बेस्ड बजट। इसमें क्या होता है कि ना कि हर चीज़ के रेट शुरू से निकाले जाते हैं, हर चीज़ के रेट शुरू से निकाले जाते हैं। और वेरियस एक्सपेंसिव के रेट, मतलब जीरो से आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है। एक होता है परफॉर्मेंस बेस बजट, इसमें आपको डाटा जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उस हिसाब से आपको बजट दिया जाता है। एक होता है आउटकम बेस्ड बजट, ऐसा बजट होता है कि जो रिजल्ट आया है, मान लो आपने कोई काम किया, जो उसका रिजल्ट आया और जो उसका आउटकम है ना उसके आपको बजट मिलेगा। एक होता है अंतरिम बजट, ये इलेक्शन ईयर में लाया जाता है। एक होता है बजट मेड बाय डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, जो बजट हमारा जो बनाता है ना वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बनाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बनाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। अब हम एफआरबीएम एक्ट पढ़ रहे हैं, 2003 में आया था। सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए है। रिवेन्यू डेफिसिट जीरो, फिस्कल डेफिसिट 2012 में अमेंडमेंट कर दिया जिसमें इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट जीरो कर दिया। 2016 में एफआरबीएम को दोबारा रिव्यू किया गया जिसमें 2 क्लॉज जोड़े गए, एक तो ट्रिगर मैकेनिज्म, एक इसको स्पेस क्लॉज डॉक्यूमेंट विद एफआरबीएम। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, माइक्रो इकोनॉमिक हो गया, एक मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, एक मीडियम टर्म फिस्कल स्टेटमेंट, एक फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट स्ट्रेटजी। ये 4 डॉक्यूमेंट इसके संग आते हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, एक मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, एक मीडियम टर्म फिस्कल स्टेटमेंट, एक फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। और अब सुन लो आप, फिस्कल स्पिलेज, ये ऐसा टर्म होता है जिसमें आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते। एक होता है फिस्कल प्रॉफिलेजिंग, इसमें होता है कि आप मतलब पैसा खर्च किए जा रहे हो, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई आप फिस्कल का ध्यान नहीं रख रहे। एक होता है फिस्कल ग्लाइड पाथ, एक ऐसा होता है कि जिसमें आप एक पाथ बनाते हो जिसके अकॉर्डिंग ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि ना कि आप एक पाथ बना रहे हो और उसके अकॉर्डिंग वो करोगे। फिस्कल ड्रैग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, सैलरी भी बढ़ी है, आपका टैक्स भी बढ़ा है, पर आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। टैक्स वैकेंसी होता है, टैक्स ग्रोथ और ग्रोथ इन जीडीपी। टैक्स इलास्टिसिटी होता है कि आपने टैक्स रेट कितना बढ़ाया और उससे आपका टैक्स रेवेन्यू, उससे आपका मैं नहीं पी रहा, नहीं क्या है ये, जो टैक्स इलास्टिसिटी होता है ना, इसमें ये होता है कि ना कि आपने टैक्स रेट में कितना बदलाव किया और उस बदलाव के कारण आपके टैक्स रेवेन्यू में क्या बदलाव आया। टैक्स वर्सेस सरचार्ज,
ये दोनों टैक्स पे लगते हैं। जो सेस होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड पे स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगता है, और जो सरचार्ज होता है उसे आप कहीं भी खर्च कर सकते हो। ट्विन डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट मतलब बैलेंस ऑफ फिजिकल। ट्विन डेफिसिट में होता है फिजिकल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट एफटीए होता है। एफटीए होता है लिस्ट ऑफ आइटम पॉजिटिव लिस्ट, नहीं सॉरी पीटीए। इसमें आप पॉजिटिव लिस्ट होता है कि भाई हम इस पे वो ड्यूटी रखेंगे, इस पर कम ड्यूटी रखेंगे, है ना। एफटीए में होता है नेगेटिव लिस्ट आ जाती है कि जिन पे आपको ड्यूटी नहीं रखनी, जिन पे आपको ड्यूटी रखनी होती है ना। पॉजिटिव लिस्ट होता है, पॉजिटिव लिस्ट होता है। इसमें पॉजिटिव लिस्ट मतलब इस पे हम ड्यूटी रखेंगे। नेगेटिव लिस्ट मतलब इसमें हम ड्यूटी नहीं, पॉजिटिव लिस्ट होता है इस पर हम ड्यूटी नहीं रखेंगे, और नेगेटिव लिस्ट इसमें वो होता है कि इसमें हम ड्यूटी रखेंगे। एक होता है CEA कस्टम इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसमें ये ओनली गुड के लिए होता है। एक होता है सीपा, है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कॉपरेशन, है ना। इसमें गुड्स एंड सर्विस इन्वेस्टमेंट जोन होता है। अगला होता है कस्टम यूनियन। इसमें जीरो ड्यूटी होता है और कॉमन टैरिफ होता है अदर दूसरी कंट्री के सामान पे। एक होता है कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन एंड लेबर कैपिटल मूवमेंट। अगला होता है इकोनॉमिक मार्केट, जिसमें फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी सेम होती है। एक होता है एक्सचेंज रेट, ये सबको पता है, वीकर रुपी एंड स्ट्रॉन्गर रुपी, है ना। जो वीकर रुपी को डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, और स्ट्रॉन्गर यानी वीकर रुपी, जिस अगर पैसा कमजोर होगा तो डॉलर बढ़ेगा, जिसे आप डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन दोनों बोल सकते हैं। डेप्रिसिएशन जो मार्केट के कारण होता है, डिवैल्यूएशन जो सेल्फ होता है। जो अगर हमारा पैसा बढ़ेगा तो हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, है ना। हमारा इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा और एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर रुपी एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन खुद करते हैं, और वो वैसे होता है। नीड सुन लीजिए, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, बास्केट ऑफ करेंसी। इसमें बहुत सारी करेंसी होती हैं जिससे हम वैल्यू करते हैं। अगर हमारा नीर बढ़ रहा है ना तो रुपी एप्रिसिएट हो रहा है, और हमारा नीर कम हो रहा है तो रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है। और ये हो गया रीर इक्वल टू नीर प्लस में इन्फ्लेशन। अगर आप इन्फ्लेशन कर दो, ये हमें एक्चुअल इमेज देता है। अगर हमारे एक्सपोर्ट के लिए नीर कम होना चाहिए और हमारे इंपोर्ट के लिए नीर बढ़ना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में दो होते हैं, विजिबल और नॉन विजिबल। विजिबल में ट्रेड हो गया, नॉन विजिबल में सर्विस एंड इनकम एंड इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ मनी। और इसमें तुम्हारा FDI हो गया, FPI हो गया, लोन हो गया, और NRI अकाउंट हो गए। FDI लिस्ट, जो FPI होता है ना, जो FPI होता है वो हमेशा लिस्टेड कंपनी में आता है। FDI अनलिस्टेड कंपनी में भी आता है। लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेस वोलेटाइल होता है, 10% प्लस होता है। FDI ऑटोमेटिक रूप से आता है और अप्रूवल रूप से आता है। अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री और कंसर्न मिनिस्ट्री। 5,000 करोड़ से ज़्यादा है तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। 5,000 करोड़ से कम है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड कंसर्न मिनिस्ट्री। एक होता है करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। जो हमारा करंट अकाउंट है ना, जो हमारा करंट अकाउंट है वो तो फुल कन्वर्टेबल है। जो कैपिटल अकाउंट है वो पार्शली कन्वर्टेबल है। फॉरेक्स रिजर्व होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व में हमारे फॉरेन करेंसी है, गोल्ड है, STR है और RTP है। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है तुम्हारा वाशिंगटन DC में है। 1944 में बना था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में, जिसे UN मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में IBRD और IDA आता है। IBA होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA होता है तुम्हारा डेवलपमेंट एसोसिएशन। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आता है तुम्हारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो प्राइवेट सेक्टर को वो देता है। यही हमारा मसाला बॉन्ड निकालता है। एक होता है मीगा होता है, गारंटी देता है कि ये गारंटी देता है। एक होता है ICHD, इंडिया इसका मेंबर नहीं है ना। लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को ये लोग लोन देते हैं। जो हमारा ईस्टर्न फ्राइड कॉरिडोर है, ये ईस्टर्न फ्राइड कॉरिडोर हमारा इन्हीं के पैसे से बन रहा है ना। जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन है ये खुद को खुद बनाते हैं, पर जो लीस्ट डेवलप का वो टैग होता है वो UNGA देता है। लीस्ट डेवलप को UNGA देता है। अगर आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो पहले आपको IMF का मेंबर बनना पड़ेगा। देन आपको हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट
प्रोग्राम बताते हैं। ये एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें आपको अपनी मार्केट को खोलना पड़ता है और इकोनॉमी पॉलिसी थोड़ी ओपन रखनी पड़ती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सुन लीजिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। IMF के बारे में सुन लीजिए, 1914 में 44 में बना था। इसकी वो 190 कंट्री हैं, वाशिंगटन DC में है। RBI फाइनेंशियल, FM बोर्ड ऑफ गवर्नर, एजुकेटिव, है ना। इसकी जो टॉप वो होती है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर, फिर एजुकेटिव बोर्ड। अब इसकी रिपोर्ट सुन लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक साल में 2 बार आती है, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, है ना। और इसमें 1969 में इसमें SDR सिस्टम आया, इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट, ओनली मेंबर कंट्रीज, है ना, ओनली मेंबर कंट्रीज को लोन मिलता है। आर्टिफिशियल करेंसी जो है SDR है वो एक आर्टिफिशियल करेंसी है, बट ये नॉट अ प्रॉपर करेंसी, नॉट अ क्लेम ऑफ IMF, है ना। इसकी वैल्यू सुन लीजिए, पहले पे डॉलर है, दूसरे पे आपका है यूरो, तीसरे पे है आपका रिम्बिनबी, चौथे पे येन, पाँचवें पे आपका पाउंड। अगर आपको चाहते हो कि आपकी करेंसी भी इसमें आ जाए, तो आपको अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने होंगे, और तुम्हारा करेंसी शुड भी फ्रीली यूजेबल, आपकी करेंसी यूज़ होनी चाहिए। IMF में सबसे ज़्यादा कोटा USA का है 16%। अगर कोई भी रिजोल्यूशन पास करना है तो उसमें आपको 85% चाहिए। इसका वन साइज फिट ऑल है अप्रोच, ये हर किसी पे अपनी एक ही अप्रोच बनाता है। इसकी 2 टाइप की फंडिंग होती है, कंसेंसुअल फंडिंग, नॉन कंसेंसुअल फंडिंग। जो कंसेंसुअल फंडिंग होती है इसमें जीरो इंटरेस्ट रेट होता है, और जीरो इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब ना के बराबर इंटरेस्ट रेट होता है। इसकी जो कंसेंसुअल फंडिंग होती है इसके कई पार्ट होते हैं। एक एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, इसमें मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन मिलते हैं। एक स्टैंडर्ड क्रेडिट फैसिलिटी, इसमें शॉर्ट टर्म लोन मिलते हैं। एक रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, इसमें इमरजेंसी में लोन मिलते हैं। अब सुन लो, अब नॉन कंसेंसुअल फंड, ये यूज़ होता है, जो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये स्टैंडर्ड अरेंजमेंट शॉर्ट, ये है ना। एक इसमें हो गया स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी। एक सुन लीजिए आप, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, एक प्रोसिक्यूशनरी लिक्विडिटी लाइन। अब वाशिंगटन कंसेंसस, अपनी मार्केट खोलो, वही डिवैल्यू योर करेंसी, ओपन अप करेंसी, है ना, ये IMF की कंडीशनली होती है। अब वो सुन लीजिए आप, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बना था मनीला में। सबसे ज़्यादा पैसे इसके, सबसे ज़्यादा वो उसके पास कॉन्ट्रीब्यूटर इसका जापान है, USA है, चाइना है, इंडिया है। इसके 68 मेंबर है, 49 आउटसाइड है, 19 आउटसाइड हैं, 49 इंडिया एशिया पैसिफिक के हैं। इसके इंडेक्स सुन लीजिए, सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स, एशिया बॉन्ड मॉनिटर, एशिया डेवलपमेंट आउटलुक। इसकी 2030 2030 है कि जो SDG गोल है हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। न्यू डेवलपमेंट वो गोल हो गया। ये ब्रिक्स का बैंक है, 2012 में जब न्यू दिल्ली में हुआ था, तो इसकी हमने आइडिया दिया था। पर ये जो इसके लिए इसके जुड़ा हुआ है फोर्टरेला कन्वेंशन। इसके और भी सदस्य हैं, और ये UN का ऑब्जर्वर स्टेटस है, और इसके और भी सदस्य इसके मेंबर बन चुके हैं। अब सुन लीजिए, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, 106 मेंबर हैं। इसमें USA एंड जापान नहीं है, ये चाइना लेड है, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और लार्जेस्ट बोरोवर है। रीजनल मेंबर होंगे, उनकी वोटिंग पावर 75% होगी, जो नौ, और उनकी 75% वोटिंग पावर होगी, और उनको 75% लोन भी उनको 75% मिलेगा। और ये जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक है, इसकी चाइना लेड है, और ये प्राइवेट कंपनी को भी लोन देता है, और ये UNGA में ऑब्जर्वर स्टेटस है। और एक हो गया OECD, पहला इसका नाम था OEEC। इसके 38 मेंबर हैं। ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका HQ में, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। आल्सो रेटेड विद ब्लैक लिस्ट। इसके इंडेक्स सुन लीजिए, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, 15 साल से कम बच्चों के लिए। बेटर लाइफ इंडेक्स, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। अब RCP 15 मेंबर हैं, 2020 में आया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में सुन लीजिए, ये क्लॉस स्वाब ने बनाया गया था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जनेवा में है। रिपोर्ट, वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, रीडिंग फ्यूचर प्रोडक्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप में हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, जो वो टूरिज्म इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक।
WTO, इससे पहले गेट था। जो पहले गेट था ये ओनली गुड्स की बात करता था, नो IPR और नो सर्विस की बात करता था। पर ये उग्रवे राउंड हुआ 1986 से 1994 तक, फिर इसमें मराकेश एग्रीमेंट हुआ। अब इसमें ये ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड को रेगुलेट करती है। इसके अंदर जो लीस्ट डेवलप कंट्री होती है ना, उसको यूएन बताता है। इसकी 2 साल में मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होती है, और इसकी जर्नल और इसके डे टू डे वर्क के लिए इसके जनरल काउंसिल होती है। जो डिस्प्यूट होते हैं वो जनरल काउंसिल ही वो करती है। 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश हो गया। इसमें क्या होता है, एक तो मोस्ट फेवरेबल नेशन होता है। ये कंट्री डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अलग दूसरी कंट्री के साथ। एक होता है नेशनल ट्रीटमेंट वर्सेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल ट्रीटमेंट है ना, एक इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्सेस इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है ना, नो डिस्क्रिमिनेशन। एक होता है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रेड। ये डेवलपिंग कंट्री को GSP स्टेटस मिलता है। अब सुन लीजिए आप, अब इसमें क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड सर्विस है ना, गेट्स। इसके अंदर 4 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल 1 है जिसमें क्रॉस बॉर्डर सप्लाई है, जैसे इंडिया का बंदा वहाँ को उन बंदों के लिए कोई काम कर रहा है। दूसरा है फॉरेन बैंक आते हैं। और तीसरा है कंजम्पशन एंड अब्रोड, टूरिज्म वाला। चौथा है मूवमेंट टू मूवमेंट पर्सन, जो हमारा बंदा वहाँ काम करने के लिए जाता है। इसके लिए जो तुम्हारा डेवलपिंग कंट्री है वो मोड 2, जो डेवलप कंट्री है मोड 2 चाहते हैं, और जो वैसी कंट्री है वो मोड 1 एंड 4 चाहते हैं। इसके अंदर एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट है। पहली ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ठीक है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी भी ठीक है ना। अब पर जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है उसको लेकर नाराज है। डेवलपिंग कंट्री के लिए 10%, डेवलप कंट्री के लिए 5%। एक इससे जुड़े हुए और प्रोडक्ट हैं, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेथड होता है। इसमें हेल्थ केयर से जुड़े हुए मैटर होते हैं, कि जैसे कि मान लो आपने कोई आइटम प्रोडक्ट किया, और वो आइटम में दूसरे कंट्री के लिए आपने कोई आइटम एक्सपोर्ट किया, वो आइटम दूसरी कंट्री के लोगों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसमें वो होता है। और इसमें एक दोहा राउंड भी है, जिसमें डेवलप कंट्री ने बोला था कि भाई आप जो डेवलपिंग कंट्री है वो अपनी मार्केट को हमारे लिए खोल दें। एक ट्रिम्स ओनली गुड के लिए, नॉट फॉर सर्विस। एक ट्रिप्स तुम्हारा IPR के लिए है। इसकी रिपोर्ट सुन लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू। अब हम फिस्कल मार्केट पढ़ने वाले हैं। मनी मार्केट जो 1 साल से कम होती है तो मनी मार्केट बोलते हैं, जो 1 साल से ज़्यादा होती है तो कैपिटल मार्केट बोलते हैं। एक वर्ड होता है स्पॉट, जिसमें एवरीथिंग ऑन स्पॉट होता है। एक होता है फॉरवर्ड, एक होती है स्पॉट मार्केट जो एवरीथिंग उसी स्पॉट पे होती है, और जो फॉरवर्ड मार्केट होती है उसमें बात तो हो जाती है, पर इसमें जो सौदे तो तुरंत हो जाते हैं, पर वो फ्यूचर की डेट के लिए होते हैं। एक होता है ट्रेजरी बिल, जिसे शॉर्ट टर्म होते हैं, 91 डेज़ के लिए होते हैं, और इसमें डिस्काउंट रेट पे मिलता है। इसे ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल सकती है, 91 डेज़। और ये मनी मार्केट का पार्ट है। 91 डेज़ के होते हैं, 182 डेज़ के होते हैं, 4 दिन के होते हैं। ये डिस्काउंट रेट पर निकलते हैं, नो इंटरेस्ट है और अनसिक्योर्ड होते हैं। इसके लिए कोई कोलेटरल नहीं मिलता, और इसे आप बेच सकते हो। एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम ट्रेड बिल एंड कमर्शियल बिल भी होते हैं। ये भी शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, ये प्राइवेट कंपनी निकालती हैं, और 90 डेज़ के लिए होते हैं। एक होते हैं कमर्शियल पेपर। ये कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होते हैं, जिसके लिए कोई भी वो नहीं मिलता, कोई भी मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, कोई भी आपको कोलेटरल नहीं मिलता। ये केवल बड़े जो कॉर्पोरेट हैं वो निकाल सकते हैं। एक सर्टिफिकेट डिपॉजिट होते हैं, ये बैंक के लिए निकाले जाते हैं। ये बैंक निकालते हैं, और ये शॉर्ट टर्म के लिए निकालते हैं। एक होता है कॉल मनी, बैंक टू बैन होते हैं, एक बैंक टू बैंक 1 दिन के लिए। एक होता है नोटिस मनी, 1 से 14 दिन के लिए। एक होता है टर्म मनी, 14 दिन के प्लस के लिए। लाइबोर और नाइबोर, जो बैंक टू बैंक इंटरेस्ट रेट होगा वो लाइबोर और नाइबोर के अकॉर्डिंग होता है। एक कूपन बॉन्ड होता है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड होता है। एक होता है, अब पढ़ने वाले हैं हम कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, और ये 1 साल से ज़्यादा की होती है। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप सोवरेन बॉन्ड बोलते हो, डेटेड बॉन्ड बोलते हो, गिल्ट एंड अदर नेम से जानते हो। स्टेट गवर्नमेंट जो वो निकालती है उसको स्टेट डेवलपमेंट लोन के नाम से जाना जाता है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड हमने 1997 में निकाले, 2013 में निकाले, 2018 में निकाले। इसमें पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट मिलता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हमने 2015 में निकाले। इसमें कूपन और टैक्स, जो कूपन पे टैक्स लगेगा ना, उस पर तो आपको उस पर तो जो कूपन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। पर आपको ना जो आपके गोल्ड में बढ़ोतरी हो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मिनिमम 1 ग्राम से लेकर 4 किलो खरीद सकते हैं, पर कोई भी ट्रस्ट है वो 20 किलो खरीद सकता है ना। और ये 8 साल के लिए होते हैं, 5 साल के बाद आप इनसे निकल सकते हो। इन पर 2.5% का फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है।
एक होता है ट्रेड रिवर्सेबल डिस्काउंट सिस्टम, इसे ट्रेड्स बोलते हैं। इसमें इसमें क्या होता है, जो फैक्टर होता है, जो जिम्मेदारी लेता है, वो पैसा वो कमीशन ले लेता है बायर एंड सेलर के बीच में। शेयर होते हैं दो टाइप के, एक प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर होते हैं। जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं ना, उन लोगों के पास वोटिंग राइट होता है। नहीं, जो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, बस उनको डिविडेंड भी जल्दी मिल जाता है, और जब भी लिक्विडेशन होता है कंपनी का, तो उनको फ़ायदा होता है। पर जो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं उनको राइट टू वोट मिलता है, पर उनको डिविडेंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, पर उन्हें सबसे लास्ट में जाके लिक्विडेशन के टाइम मिलेगा। स्वैट इक्विटी होती है, अपने कंपनी को, अपने बंदे को, आप अपने एम्प्लॉय को आप रिवॉर्ड के रूप में इक्विटी देते हो। एक होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, आप कंपनी के कुछ स्टॉक एम्प्लॉय को दे देते हो। फेस वैल्यू एंड पावर वैल्यू। फेस वैल्यू वो होती है कि जिस पर कोई भी कंपनी अपना शेयर निकालती है, जिस प्राइस पे अपना शेयर निकालती है। पेनी स्टॉक, बहुत कम, जो स्टॉक जिनके प्राइस बहुत लो है। एक ब्लू चिप कंपनियाँ होती हैं, वो बेस्ट कंपनी होती हैं। एक शेयर प्लेजिंग होती हैं, जो शेयर प्लेजिंग होती हैं, जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, वो अपने शेयर गिरवी रखते हैं लोन उठाने के लिए, है ना। एक होते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट हमारे लिए, जो हमारे यहाँ दो डिपॉजिटरी हैं, एक होती है NDCL, एक होती है LDCL, एक होती है UDCL। IPO और FPO दोनों प्राइमरी मार्केट में आते हैं। राइट इशू वो होते हैं जो कंपनी इशू करती है, जो उसके पहले से जिन लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं, इसे सब पार्ट ऑफ IPO बोला जाता है। जो जिन लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं उनके लिए होता है, पहले से उन्हें इन्वाइट करते हैं कि भाई हम न्यू शेयर निकाल रहे हैं, आप खरीद लो। एक प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, ये केवल अमीर लोगों के पास जाते हैं, अमीर लोग और रिटेल इन्वेस्टर नहीं होते। एंकर इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है कि एंकर 1 साल के अंदर अपने शेयर नहीं बेच सकता। ये जो QIB होते हैं, वो IPO से 1 दिन पहले आपके शेयर खरीद लेते हैं। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कंज्यूमर का। एक होते हैं मसाला बॉन्ड। इंडियन रुपीज़ में बॉन्ड निकाले जाते हैं फॉरेन मार्केट के अंदर, और इसे IFC की बैकिंग है, जो IFC वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो नॉन अमेरिकन कंपनी होते हैं ना, और जो इंडियन कंपनी होती हैं, अगर वो पैसा कमाना चाहती हैं, अगर वो विदेश से पैसा उठाना चाहती हैं, पर वो अपनी मार्केट को, वहाँ की जो स्टॉक मार्केट है उसमें रजिस्टर नहीं करना चाहती, तो ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट निकालते हैं। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ पैसा जुटाने के लिए निकालती है। आप सुन लीजिए, स्कोर पोर्टल, ये सेबी की कंप्लेंट के लिए पोर्टल है। अब इस पर किसी की कंप्लेंट कर सकते हो। एक एल्गो ट्रेडिंग होती है, इसमें एल्गोरिदम का यूज़ करा जाता है ट्रेडिंग के अंदर। एक होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट। अगर मान लो किसी का IPO निकल रहा है और वो ओवर हाइप है, अगर वो हाइप है उसकी, तो आप उसे खरीदना चाहते हो, तो आप इस पोर्टल पे जाके पैसे जमा कर दो। अगर वो, तो इसमें आपकी जो अमाउंट है वो लॉक हो जाएगी, है ना। अगर आपको वो उसके IPO के शेयर मिल जाएंगे, तो आपका पैसा कट जाएगा उनके पास। अगर नहीं आपको IPO के शेयर नहीं मिलेंगे, तो आपको पैसा आपको वापसी मिल जाएगा। एक होता है अल्फ़ा, ये होता है, अगर कोई शेयर है, कंपनी जो कोई शेयर है वो पूरी मार्केट के शेयर से ऊपर जा रहा है, पूरी मार्केट को बीट कर रहा है, हाई प्राइस है। एक होता है बीटा, इसमें शेयर होता है, इस शेयर की इसमें वॉलेटिलिटी देखा जाता है कि ये शेयर मार्केट से कितना आगे है, कितना पीछे है, और इससे मार्केट से कंपेयर किया जाता है। एक होता है इन्वेंटर प्रोटेक्शन फंड, जो भी नॉन स्पेकुलेशन टाइप्स ऑफ लॉसेस होते हैं ना, जो भी इन्वेस्टर के नॉन स्पेकुलेशन टाइप लॉसेस होते हैं, वो इसके अंदर कवर किए जाते हैं। ये सेबी द्वारा निकाला गया है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये इसको रघुराम राजन ने बोला था, और इसको 2008 में बनाने के लिए बोला था, 2010 में बनी थी। ये एपेक्स बॉडी है, ये पूरी इकोनॉमी का सुपरविजन करती है ना। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज बजट 2019-20 में आया था। म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। म्यूचुअल फंड का एक सिस्टम है, पहले इसमें पढ़ लो। म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट ऑफ साइड पॉकेटिंग रूल। इसमें म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होते हैं, जो बैड स्टॉक होते हैं ना, उन्हें अलग से रख देते हैं, है ना। और आप सुन लो नेट एसेट वैल्यू, इसमें क्या होते हैं, जो फंड ऑफ एसेट होते हैं ना, और जो फंड ऑफ एसेट और फंड ऑफ लाइबिलिटी और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ शेयर, ये म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है। पार्टिसिपेटरी नोट, ये क्या होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से बचना चाहते हैं, वो इसे जारी कर देते हैं, है ना। ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है, ये फॉरेन के लिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग और इसे स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है। अब प्लान सुन लीजिए। पहला प्लान को हॉरोड एंड डोमर मॉडल कहा जाता है। 1955 से 1951 से 56 तक इसमें ग्रोथ रेट ठीक थी। दूसरा नेहरू महालनोबिस, है ना, इसमें 56 से 61 तक है।
इसके अंदर जो हैवी हैवी इंडस्ट्री थी उस पर ध्यान दिया, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट पर ध्यान दिया, रिपोर्ट इसकी ओके थी। इंडस्ट्री पॉलिसी है ना, एक होता है इंडस्ट्री डिविड, इसमें इसमें क्या हो गया, इसमें इंडस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, जो इंपॉर्टेंट काम होंगे, जो एटॉमिक हो गई, जो रेलवे हो गई, जो एनर्जी हो गई, वो सब तो गवर्नमेंट करेगी। बाकी इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग को भी प्राइवेट कर सकते हैं, और छोटे मोटे काम प्राइवेट कर ही सकते हैं। गार्डगिल प्लान हो गया, ये फेल हो गया था, और इसमें एग्रीकल्चर को नंबर 1 दिया गया था। अब फिर आप सुन लीजिए, 4th 5 ईयर प्लान 1964 से 1977 है, 1969 से 1974 तक है। ये इसमें बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। MRTP एक्ट और फेमा इसी के अंदर आया था 1974 से 1979 तक। इसे बीच में स्टॉप कर दिया गया था। ये सोशल जस्टिस के लिए मस्त था। ये 6th 5 ईयर प्लान था, ये 6th था, ये 7 था। अब 7th 5 ईयर प्लान सुन लीजिए, 1980 से 1985 में आया था। इसमें नाबार्ड बना था, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। फिर आप 1985 से 1990 तक ये एट्थ आया था। इसमें टेक्नोलॉजी बनाई थी, जिसमें हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से हम बाहर निकल गए थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फिजिकल डेफिसिट जैसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई थी। 8th 5 अब ये 5th है, 5th 6th 7th 8th 5 ईयर प्लान आया था, जिसमें मिड डे मील, पंचायत और MP लैड जैसी चीज़ें आई थी। फिर तुम्हारा 2002 से 2007 तक 10th आया, जिसमें PSU और ये सब चीज़ें आई। फिर 2007 से 2012 तक 11th 5 ईयर प्लान आया। फिर ये तुम्हारा 13 आया, जिसमें सस्टेनेबल ग्रोथ जैसी बातें आ गई। इनक्वालिटी के लिए होता है लोजरेट कर्व, इसमें 0 है तो बेस्ट है, और वोरेस्ट है तो ख़राब है। इसी के आधार पर जीनी कोएफिशिएंट निकाला जाता है। साइकिलिंग इन एम्प्लॉयमेंट GDP के कारण होती है। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, एक काम को छोड़ने से दूसरे काम में पकड़ने में रहती है। डिस्गाइज, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। सीजनल होती है, इसमें कसी भट्टा बैठा होता है। जो हमारी GDP वैल्यू होती है वो नॉमिनल पे निकाली जाती है। जो GDP ग्रोथ होती है वो रियल पे निकाली जाती है। GDP वैल्यू नॉमिनल पे, GDP ग्रोथ उस पर। ठीक है, जो GDP डिफ्लेटर होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो CPI से ज़्यादा होती है। मोर कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और ये उसके जैसा होता है।